planning, crisis management, contingency planning and crisis management. Students, do you have any idea what is meant by contingency? देखिए, आपने contingency planning करनी है ना, तो कॉन्टीजेंसी का मीनिंग तो पता होना चाहिए कि कॉन्टीजेंसी क्या होता है। बेसिकली कॉन्टीजेंसी ये होता है कि कोई भी फ्यूचर इवेंट या सर्कमस्टांसेस जिसकी पॉसिबिलिटी हो कि ये हो सकता है, अगर कर सकता है, मगर आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सर्टेनिटी के साथ कि वो क्या कब और किस टाइम होगा। ठीक है, तो ये है कॉन्टीजेंसी। तो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन to be taken if an intended plan is unexpectedly occur. Okay? वो वाली प्लानिंग कि अगर कोई अनफोर्सीन इस टाइप का हो जाए तो आपने इवेंट्स को किस तरह संभालना है या अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजीद आगे कैसे लेके जाना है, वो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग हो जाती है। जैसे अभी कोविड टाइम में, अच्छा कोविड के टाइम में ये तो अब बिल्कुल अनफोर्सीन था ना, जो एकदम आ गया, मगर जिससे आपको पता है कि कोविड की वेव 1 आई है, हो सकता है कोविड वेव 2 आ जाए या चांसेस है कि कोविड वेव 3 आ जाए। ठीक है, हालांकि हम इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके, मगर जब हम गुजर रहे थे तब हमें आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट वेव भी आ सकती है या नेक्स्ट के चांसेस भी हो सकते। मगर जब वेव 2 आई है या वेव 3 आई है तो हम फिर मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अच्छा वेव 2 के बाद प्रिपेयर हो गए कि अच्छा हो सकता है कि कभी वेव 3 भी आ जाए, या हो सकता है 3 के बाद हम सोचे कि वेव 4 भी आ जाए। तो उन सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में जो हम प्लानिंग करते हैं वो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती है। ठीक है, अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांसेस व्हिच इज पॉसिबल but can't be predicted with certainty. Crisis management क्या हुआ? The set of procedures the organization uses in the events of a disaster or other unexpected event. ठीक है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट जो सेल भी बनाए होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ने, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होती है या क्राइसिस मैनेजमेंट वो लोग जो करते हैं कि एक बिल्कुल अनफोर्सीन चीज आती है और फिर अपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, जैसे सुनामी आ गया या एकदम अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन उस एरिया में थे या आपके स्टोर्स उस एरिया में थे जहाँ के आ गया, या सडन कोई ब्रेकडाउन हो गया या कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया और फिर एकदम क्राइसिस आ जाते, तो आपने सिचुएशन को या जो डिजास्टर मचा उसको कैसे हैंडल करना है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। ये आपके सामने कॉन्टीजेंसी प्लानिंग के स्टेप्स हैं। ठीक है, इसको जूम इन करके देख लीजिएगा। एक्शन पॉइंट 1 में आपको सबसे पहले बताऊंगी डेवलप प्लान कंसिडरिंग कॉन्टीजेंसी। ठीक है, सबसे पहले आप प्लान आउट करते हो कि आपके ठीक है कौन कौन से कॉन्टीजेंसी इवेंट्स हो सकते हैं, फिर आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो, फिर आप इंडिकेटर्स वो क्या स्पेसिफाई करते हो, और उसके बाद सक्सेसफुली आपका जो प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है, कॉन्टीजेंसी प्लान कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट 2 जो है मैं दोबारा डिटेल से बताऊंगी, जैसे पॉइंट 1 में बताया था कि टू डेवलप अ प्लान, ठीक है, और जो कॉन्टीजेंसी इवेंट्स है उनको कंसिडर करते हुए। तो पॉइंट 2 है टू इम्प्लीमेंट plan and formally identify contingency events. In action point 3, specify indicators for the contingency events and develop contingency plan for each possible event. Action point 4 would be successfully complete plan or contingency plan, जो भी आप है उसको करके। ये सारा contingency planning का ये ongoing process है जो आपके सामने। नेक्स्ट आता है tactical plan. Tactical plans क्या होते हैं? A plan aimed at achieving tactical goals and developed to implement specific part of strategy plan. तो उसको tactical plans जो है वो कहते हैं। होपफुली आपको tactical का मीनिंग आता होगा। किसी भी हिकमत अमली को जो ना tactical plans कहते हैं, कोई भी सिचुएशन में हिकमत अमली जो है वो आप जो अडॉप्ट करते हो उसको कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो है उनको एग्जीक्यूट करते हुए जो है ये किया जाता है। अच्छा, आपके सामने ये एक टेबल है, इसको जूम इन करके देखिएगा। ये बेसिकली डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टैक्टिकल प्लान्स जो है वो लिस्ट डाउन किया गया कि वो कैसे करना है। तो हाउ टू डेवलप टैक्टिकल प्लान्स, फर्स्ट रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड the overarching strategy plans and tactical goals, then specify relevant resources and times, then recognize and identify human resource commitments. ठीक है, तो ये प्रोसेस आ जाता है in developing tactical plans. फिर executing next part का एक तो है आपका develop करने का और next part है आपका execute करने का। तो how to execute tactical plans? First, evaluate each course of action in the light of its goal. Second, obtain and distribute information and resources. Third, monitor horizontal and vertical communication and integration of activities. Fourth, monitor ongoing activities for goal achievement. तो ये सारा जो है ये आपके टेक्निकल प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में आ जाता है। अच्छा, जिसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ डेवलपिंग टेक्निकल
प्लान्स। कोका कोला कंपनी आप सबको पता है, ड्रिंक की कंपनी है, ठीक है। तो कोका कोला चूंकि एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी ये ड्रिंक जो है ये सेल होती है, और उनका ये प्रोडक्ट है ये टिन्स में जो है ये लोग सेल करते हैं, डिफरेंट बॉटल्स में सेल करते हैं। मतलब उनको अपना प्रोडक्ट जो कि लिक्विड फॉर्म में सेल करने के लिए उसकी पैकेजिंग रिक्वायर्ड होती है। तो जो बॉटलर्स है, डिफरेंट बॉटलर्स, इंडिपेंडेंट बॉटलर्स, उनसे इन्होंने ना अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, जो इनको टिन्स और कैंस प्रोवाइड करते थे, ये उनसे खरीदते थे मार्केट में। अब जारी बात है ये इंडिपेंडेंट है, हर एक के अपने रेट्स है, फिर हर जगह से कलेक्ट करना और फिर हर एक से कोऑर्डिनेट करना, अलग मैनेजर्स रखना, ये बड़ी एक्सटेंसिव एक एक्टिविटी थी क्योंकि ये डिपेंडेंट थे इस पे। तो इन्होंने कोका कोला वालों ने सोचा कि हमारा तो मेन जो पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का, हम अपने प्रोडक्ट जो सेल करते हैं उसमें तो ये मेन काम है पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का, तो हम क्यों ना अपनी कोई कंपनी खोल ले जो हमें खुद ही यहाँ से जो है किसी से मतलब इंडिपेंडेंट सौदा ना करना पड़े, हमारी कंपनी जो वो प्रोड्यूस कर रही हो ये टिन्स और ये बॉटल्स वगैरह, ठीक है। तो फिर जब ये वाली चीज हुई तो जाहिर बात है मार्केट में एक अनरेस्ट हो गया, इतनी अच्छी खासी बड़ी मार्केट थी जिधर से ये चीजें परचेज वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने वो अनरेस्ट खत्म करने के लिए क्या किया कि इंडिपेंडेंट बॉटलर्स को परचेज कर लिया, ठीक है, डिफरेंट इंडिपेंडेंट बॉटलर्स को परचेज कर लिया और एक नई कंपनी जो है वो फॉर्म कर लिया। अब वो कोका कोला एंटरप्राइज के नाम से। अब कोका कोला एंटरप्राइज जो है वही बॉटल्स और कैंस जो है कोका कोला को प्रोवाइड करती है और उनका सिस्टमेटिकली सारा चीज चलती है, उनको कहीं बाहर इंडिपेंडेंट बॉटलर्स को नहीं लेना पड़ता। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है और आपका एक नाम बन चुका है तो आप जिन होलसेल वालों से काम लेते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आप उन सबको परचेज कर ले और मर्ज कर ले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये किया था कोका कोला ने, ठीक है। नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग में बेसिकली जो है आगे टू टाइप्स में ये डिवाइडेड है, एक सिंगल यूज प्लान्स में और एक स्टैंडिंग प्लान्स में। सिंगल यूज प्लान्स जो है वो आगे फर्दर प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान क्या होता है, जैसे कि आपको नाम आइडिया हो रहा है, इट इज डेवलप टू कैरी आउट अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर, जो कि एक ही दफा चांस है कि होगा और दोबारा चांस है कि दोबारा वो लाइकली ये कि फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो वो सिंगल यूज प्लान होता है। प्रोग्राम क्या है, अ प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान फॉर अ लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज। तो उसको आप कहते हैं कि प्रोग्राम जिसमें आप एक्सटेंसिव लेवल पे कोई बहुत लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज जो है वो प्लान आउट कर रहे होते हैं। और प्रोजेक्ट क्या होता है, जो आपको पता है कि छोटे नौयत का होता है, मतलब कि ठीक है काम हुआ और आपने उसका स्कोप लेस होता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो लेस होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे क्लियर हो जाएगा प्रोग्राम्स का। जैसे ब्लैक एंड डेकर एक कंपनी थी, उसने जनरल इलेक्ट्रिक्स को जो है ना परचेज कर लिया था। जनरल इलेक्ट्रिक्स आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इस टाइप की चीजें हैं, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली 150 प्रोडक्ट्स थे जनरल इलेक्ट्रिक्स के। जब ब्लैक एंड डेकर ने उस कंपनी को परचेज किया, जाहिर बात है अब वो जनरल इलेक्ट्रिक्स के नाम से तो नहीं सेल होनी थी ना, उसने उसको अपने नाम से सेल करना था जब टेक ओवर कर लिया। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो 150 प्रोडक्ट्स थे ना, इसको रिकन्वर्ट किया अपने ब्रांड में, ब्लैक एंड डेकर के नाम से री इंट्रोड्यूस किया। हर प्रोडक्ट को स्टडी किया, उसको रीडिजाइन किया, उसको री इंट्रोड्यूस कराया, उसमें ज्यादा वारंटी लोगों को ऑफर की, ज्यादा वारंटी मिलेगी। तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 140 स्टेप्स जो हैं इसमें उनको लगे थे, और तकरीबन 3 इयर्स लगे थे इनको ऑल टुगेदर इस सारे के सारे 150 प्रोडक्ट्स को ब्लैक एंड डेकर के नाम से इंट्रोड्यूस करने में। अब जैसे पाकिस्तान में बेबी चिप्स आपको मार्केट में मिला करती थी बारबेक्यू फ्लेवर में, ठीक है, अब लेस ने टेक ओवर कर लिया। लेस भी आपको पता है कि उसके साथ बराबर में जो है यही वाली कंपनी है जो ये चिप्स वगैरह बनाती। अब जब लेस ने बेबी को कवर किया तो बेबी अपने शेप में, जाहिर बात है वो प्रोडक्ट डिफरेंट था, फ्लेवर में डिफरेंट था लेस से। अब जब लेस ने उसको टेक ओवर कर लिया तो उसने इंट्रोड्यूस किया, पहले उस पैकेट के ऊपर बेबी के ऊपर लेस लिखा आता था, अब तो खैर बेबी गायब भी हो गया, लेस ही रह गया। पहले वो लोगों को उन्होंने कुछ अरसा जो है इस नाम से पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए कि बेबी लिखा होता था, ऊपर लेस लिखा होता था, तो हमें पता लग गया कि इस कंपनी ने इसको जो है टेक ओवर कर लिया। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लेवर खत्म हो गया,
जो वेवी का जो शेप थी वो खत्म हो गई और सेम वही फ्लेवर इन्होंने लेस के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको ब्लैक एंड डेकर की जो एग्जांपल दी थी जिन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी परचेज की थी, या अगर आप चाहो तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया ना प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने उसके 150 प्रोडक्ट्स को अपने नाम से रीडिजाइन करके री इनोवेट करके मार्केट में दोबारा भेजा और ज्यादा वारंटी ऑफर की। तो प्रोजेक्ट क्या होता है कि जैसे ये 150 जो प्रोडक्ट्स थे, इसमें से अगर आप एक प्रोडक्ट उठा लो तो उस एक प्रोडक्ट के लिए जितनी प्लानिंग हुई है, जो मैनेजर्स इन्वॉल्व थे उसकी रीडिजाइनिंग या उसको रीइंट्रोड्यूस करने में, वो हुआ एक प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, इसका स्कोप भी कम है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आप ये ज्यूम कर सकते हो कि 150 प्रोडक्ट्स थे तो 150 प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने लिए। ठीक है, और जिसमें इन चीजों को रिकन्वर्ट री इंट्रोड्यूस कराया था। फिर नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स में पॉलिसीज, एसओपीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पॉलिसीज जैसे कि आप सबको पता होता है कि पॉलिसीज क्या, ये भी एक स्टैंडिंग प्लान है। इसके आपको मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। A standing plan that specifies the organization's general response to a designated problem or situation. तो इसे आप कहते हो कि ये पॉलिसी है। जैसे मैकडोनल्ड्स की ये पॉलिसी है कि वो अपनी फ्रेंचाइज किसी ऐसे इंडिविजुअल को नहीं देगा जिसके पास ऑलरेडी कोई फ्रेंचाइज होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आकिब है हमारी क्लास में, और आकिब ने केएफसी की फ्रेंचाइज परचेज की हुई है और वो बड़े प्रॉफिट में जा रही है, और अब आकिब सोचते हैं कि वो मैकडोनल्ड की भी एक फ्रेंचाइज परचेज कर लें, तो मैकडोनल्ड वाले नहीं देंगे कि उन्होंने ये पॉलिसी रखी हुई है कि एक बंदा जिसके पास कोई और फ्रेंचाइज होगी वो उसको नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी तरह अगर हम सोचते हैं कि आयशा अली है, अगर आयशा अली ने कोई पहले से कोई नहीं परचेज की हुई फ्रेंचाइज और आयशा अली सोचती है कि ये इन्वेस्ट करेंगी बिजनेस में, और ये मैकडोनल्ड्स जाती है और कहती है कि मैं आपकी फ्रेंचाइज लेना चाह रही हूँ, परचेज करना चाह रही हूँ, उनसे डील करती है और वो उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इनके पास ऑलरेडी ये कोई और बिजनेस प्रमोट नहीं कर रही, सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो वो इनको अपनी फ्रेंचाइज खोलने देंगे और जो भी एनुअली चार्जेस होंगे वो बता के उस हिसाब से डील वगैरह कर लेंगे। ठीक है, ये तो होगा मैकडोनल्ड की पॉलिसी। और स्टारबक्स जो कंपनी है उसकी ये पॉलिसी थी कि उन्होंने, ये एक कॉफी शॉप है बेसिकली, इन्होंने ये कहा था कि ये अपनी ओनरशिप खुद ही रिटेन करेंगे और ये किसी को फ्रेंचाइज नहीं देंगे। अगर इन्होंने एक आउटलेट खोलनी है तो 10 या 20 जितनी भी खोलनी है खुद ही खोलेंगे या आगे किसी को नहीं देंगे। तो जो इस टाइप की होती है ना, इनको पॉलिसीज कहते हैं जो कंपनीज बनाती है। एसओपीज क्या, एसओपीज तो आप सारे कोविड में वैसे सुनते रहे हो। बेसिकली a standard plan that outlines this to be followed in a particular circumstances। कोई भी ऐसी सिचुएशन या circumstances ऐसे हो जाए जिसमें अपने पर्टिकुलर जो है स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसको आप एसओपीज कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो तो जो एडमिशन क्लर्क होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसने सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करनी होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनानी होती है एप्लीकेंट की, फिर उसका टेस्ट रिकॉर्ड जो है वो लेना होता है, ट्रांसक्रिप्ट लेनी होती है, लेटर ऑफ रेफरेंस लेना होता है, फिर वो उन चीजों को आगे फॉरवर्ड करता है, इसका एडमिशन डायरेक्टर को भेजता है, फिर चीजें कंप्लीट होती है। तो ये वो एसओपी है। साल में एक दफा होनी होती है जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं यूनिवर्सिटी के, और यही स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो उसने करने हैं। जो आपको लोगों को प्रोस्पेक्टस दिए गए वो फॉर्म्स लेने हैं, और फिर वो एक सर्टेन स्टेप्स हैं जो हर साल जो है रिपीट होंगे। तो ये हो जाते हैं एसओपीज। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस भी जैसे आपको पता है describes exactly how specific activities are to be carried out। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस है, उनकी एग्जांपल कि उन्होंने कहा है कि कोई भी एप्लीकेंट अगर उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो उसको एडमिशन ग्रांट नहीं किया जाएगा, या कोई भी ऐसा एप्लीकेंट जिसने अपनी फी क्लियर नहीं की होगी, सॉरी स्टूडेंट, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए। अब अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट एडमिशन नहीं मिलेगा या नेक्स्ट वो सेमेस्टर में नहीं जाएगा। यानी एक सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए गए कि ऐसा ऐसा करने की सूरत में ये हो सकता है, तो फिर वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान। ओके, अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया था। ये जो मैंने आपको बताया है ना टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान्स, ये उसका टेबल है जो चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। मैं नेक्स्ट स्लाइड करने लगी। मैनेजिंग गोल सेटिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस है। इसमें बेसिकली बैरियर्स टू गोल सेटिंग एंड प्लानिंग हम पढ़ेंगे,
बैरियर्स कहते हैं रकावटों को, ठीक है। बैरियर्स टू गोल सेटिंग, कोई भी गोल सेटिंग या प्लानिंग प्रोसेस को कैरी आउट करने में जो बैरियर्स रकावटें हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। जैसे नंबर 1 पे इन अप्रोप्रिएट गोल रखा हुआ, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट गोल क्या होता है, जो कि आपको लग रहा हो कि ये मुनासिब गोल नहीं है और ये अचीवेबल नहीं, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगी के मार्ट और वॉलमार्ट का तो आपको शायद नहीं पता, चलो ठीक है। जैसे फर्ज करें कि कोई हॉट एंड स्पाइसी है जो रोल पराठे वगैरह बनाते हैं और या इस तरह कढ़ाई गोश्त और इस टाइप की चीजें देते हैं, ठीक है। और अगर वो कहें कि हमने जो है मैरियट होटल से ज्यादा जो है अपनी इनकम जनरेट करनी है या उनसे ज्यादा रेवेन्यू एक साल में करेंगे, तो ये इनअप्रोप्रिएट गोल, मतलब टारगेट ही सही नहीं है। कहाँ वो बड़ा 5 स्टार होटल है और कहाँ अगर आप उसके रेवेन्यू से आप नहीं कर सकते, प्लस उसकी टारगेट मार्केट भी डिफरेंट है, ठीक है। और जो उसके कस्टमर आ रहे हैं वो भी डिफरेंट है, तो ये एक अनअप्रोप्रिएट गोल हो जाएगा, ठीक है। या कोई भी आप इस तरह ले लो कि चलो थोड़ी छोटी एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे KFC है, ठीक है। अगर किसी ने न्यू अपना फास्ट फूड का सेंटर खोला है, काइंड ऑफ ढाबा टाइप खोला है, या छोटी अगर शॉप भी किसी कॉलोनी में या मार्केट में खोली है और वो ये कहे कि ठीक है मैं 1 साल के अरसे में जो है KFC से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसके टारगेट मार्केट भी डिफरेंट है, प्रोडक्ट रेंज भी डिफरेंट है, और दूसरा ये कि वो ब्रांड नेम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो उधर कस्टमर्स उस तरह के आते, ठीक है। और फिर आप इसकी एग्जांपल इसका भी ले सकते हो, जैसे कारफोर या हाइपर स्टार है, और अगर पंजाब मार्ट या इस टाइप का कोई कहे कि हम कारफोर या हाइपर स्टार जो भी उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, तो इनअप्रोप्रिएट गोल है। या हमारे पेरेंट्स जो होता है ना, घर में एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो से कहते तुम फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हें ये कर देंगे, या तुम पोजीशन ले लो ये कर देंगे, पता है बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, पास होने के लाले पड़े हुए, तो पोजीशन तो बहुत मुश्किल है ना। आप उसको ये टारगेट दे सकते हो कि 60% नंबर ले लो या 70% नंबर ले लो, तो बेटा मैं आपको साइकिल ले दूंगा या ये चीज ले दूंगा, तो वो एक फिर भी अटेनेबल गोल है। सीधा बच्चा फेल हो रहा है उसे कह दो कि फर्स्ट आ जाओगे तो मैं आपको ये ले दूंगा, तो ये अप्रोप्रिएट गोल हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम, नाम से आपको पता लग रहा है कि एक एरिया है या ऑर्गेनाइजेशन है जहां लोगों को मॉनिटरी फॉर्म में रिवॉर्ड रिक्वायर्ड है, और आप उसको दूसरी फॉर्म में रिवॉर्ड्स दे दे के ठीक है आप छुट्टी अवेल कर सकते हो, या आप जो है वहां पे जिम की फैसिलिटी दे दो या कॉफी की फैसिलिटी दे दो, जबकि वो एम्प्लॉय इस लेवल के कि उनको ये रिक्वायर्ड है कि आप उनको मॉनिटरी फॉर्म में कोई 5-10 हज़ार या इस टाइप का रिवॉर्ड दे दो, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। अगर रिवॉर्ड सिस्टम ठीक हो तो लोग मोटिवेट होते हैं, काम करते हैं, अगर रिवॉर्ड सिस्टम ही इम्प्रॉपर है तो लोग वो उतना मोटिवेट नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये देखना कि जेंडर कौन सी है, कौन से रिवॉर्ड्स उनको रिक्वायर्ड है, या एनवायरमेंट या जो सिचुएशन चल रही है या जो भी चल रहा है उस हिसाब से आपके एम्प्लॉयज को क्या चीज मोटिवेट कर सकती है, किस किस्म का रिवॉर्ड मोटिवेट कर सकता है, वो देखना जो है जरूरी है, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर है इसमें गोल सेटिंग और प्लानिंग प्रोसेस में, अगर आप इम्प्रॉपर रख लो रिवॉर्ड सिस्टम। फिर डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, ये भी एक बैरियर है आपकी गोल सेटिंग में। एनवायरनमेंट इतनी चेंज हो रही, जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रही है, इंटेंस कंपटीशन है, ठीक है। सारा कुछ इतना डायनेमिक है, आपको पता नहीं अभी आज ये है, कल आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लो 8-10 साल की, 8-10 साल में टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो आपके 10 साल की प्लानिंग किधर रही। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जब नया नया कंप्यूटर आया था तो ये फ्लॉपी डिस्क आई थी जिसमें डेटा सेव होता था, ठीक है। उसमें कुछ 100 पेजेस होंगे जो इंफॉर्मेशन सेव हो जाती थी। जैसे मुझे याद है मेरे जो कंप्यूटर्स के सर थे, वो अपना कोई मास्टर्स का प्रोजेक्ट जो है एक फ्लॉपी डिस्क में उन्होंने डाला हुआ था, और वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने प्रोग्रामिंग किया और ये उनका प्रोजेक्ट। थोड़े ऐसे बाद सीरीज का टाइम आ गया, फिर डीवीडीज आ गई, कहाँ कुछ 100 पेजेस स्टोर होते थे, कहाँ डीवीडीज में थाउजेंड्स में पेजेस स्टोर होते हैं, और अब तो आपके डेस्कटॉप में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो मिलियंस ऑफ पेजेस तो आप उधर ही सेव कर लेते हो। तो ये इस थोड़े से अरसे में टेक्नोलॉजी इतनी चेंज आई है, और लोगों का जैसे अभी स्मार्टफोन्स हर किसी के पास है, आपके घर जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, सफाई वाले दूसरे भी,
कोई कोई होगा जिसके पास बटन वाला मोबाइल होगा, मैंने टच स्क्रीन सारे ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज से कुछ साल पहले तक जो है टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई कोई यूज किया करता था। आज से 11 ईयर्स पहले कोई कोई था जो यूज किया करता था, वरना लोगों को ये होता था कि ठीक है हमने इस फलानी कंपनी का ले लिया, इसका पूरा कीपैड है और इसके बटन और सब वो यूज कर रहे होते थे। और इतने 10-11 साल के टाइम पीरियड में ऑल टुगेदर सब चीज डिफरेंट होगी। अब तो कोई बटन वाला लेता ही नहीं है मोबाइल, ठीक है। तो ये एक चेंज होता है। तो एक ये हो गया जो मैंने डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट का आपको बताया। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी एक थ्रेट होता है। फिर रिलक्टेंस टू एस्टेब्लिश गोल, ठीक है, हिचकिचाहट कहते हैं रिलक्टेंस को। अच्छा, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं। उन्हें ये होता है कि हम रिस्क लेंगे और हम फेल हो गए तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। वो गोल्स इस टाइप के सेट करते हैं जिसमें फेलियर चांसेस ज्यादा ना हो, ताकि वो आराम से चलते रहे, ठीक है। मगर जिस तरह की आपकी डायनेमिक एनवायरनमेंट है और चीजें चेंज हो रही हो, आप जितना रिस्क लेते हो उतना प्रॉफिट होता है। और अगर आप रिस्क ना लो ज्यादा तो फिर लगा बंदा सा प्रॉफिट है जो आ रहा होता है। तो ये भी एक रिलक्टेंस जो है, ये भी एक बैरियर है गोल सेटिंग में, प्लानिंग प्रोसेस में। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज है जो कि एक बड़ा बैरियर आप इसे कंसिडर कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें बड़ा टाइम लगता है एक्सेप्ट करते करते, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जैसे मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दूंगी, वो इसी वजह से बैंकक्रप्ट हो गई थी कि उन्होंने जब ये सारा प्रॉफिट फॉल होना शुरू हुए थे, गिरना शुरू हुए थे, तो उन्होंने बजाय इसके कि डिविडेंड्स कट कर दे, उन्होंने क्या किया कि बोरिंग स्टार्ट कर दी, उधार लेना शुरू कर दिया। और कंपनी के डेट जो $3 मिलियन थे वो 8 ईयर्स में $1.1 बिलियन हो गए। और इवेंचुअली जो मैनेजर्स वो कह रहे थे उनको फिर डिविडेंड्स कट करने पड़े, क्योंकि इसके अलावा जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा था। तो जैसे सिचुएशन एनवायरनमेंट जारी होती है उस हिसाब से चेंज को अडॉप्ट भी करना पड़ता है, होना अडॉप्ट करना पड़ता है, उस हिसाब से अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। वरना जो जितने रिजिड हो मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स जो है ये एक अदर मेजर ऑब्स्टिकल है। यानी जिस तरह अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाए या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो जाए या स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो जाए, ये सारे कॉन्स्ट्रेंट्स में जो है वो काउंट होते हैं। या आपका फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंज हो, फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंज हो, अनरेस्ट हो जाए, तो ये सब कॉन्स्ट्रेंट्स में जो है वो काउंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ गोल्स एंड प्लानिंग। अच्छा, बैरियर्स तो मैंने आपको सारे बता दिए कि ये कौन कौन से बैरियर्स है, इनको हम ओवरकम कैसे कर, हैंडल किस तरह कर, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ गोल एंड प्लानिंग। सबसे पहले तो ये है कि आप गोल सेट कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि आप क्यों जरूरी है। जैसे कोका कोला ने ये एक रैशनल अप्रोच अडॉप्ट की थी ना अपनी गोल और प्लानिंग में, उन्हें लगा था कि कुछ सालों बाद आगे जाके हमें मसला पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारा जो प्रोडक्ट है डिपेंड करता है इसी पैकेजिंग पे, हमें बॉटल्स रिक्वायर्ड होती हैं, टिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस हिसाब से जो है कंपनी ले ली। अच्छा, इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी। कोका कोला पेप्सी, आपको पता है दो राइवल्स है, दोनों के टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ये दोनों पीते हैं उनको आइडिया होगा। तो जब कोका कोला ने देखा कि मार्केट, पेप्सी की मार्केट बहुत ज्यादा है, मतलब मार्केट शेयर ज्यादा है, तो कोका कोला ने जो है पूरी प्लानिंग करके मैनेजर्स ने एक न्यू वर्जन ऑफ कोका कोला लॉन्च किया, ठीक है, जिसका टेस्ट थोड़ा पेप्सी से मिलता जुलता था। तो पेप्सी को बीट करने के लिए उन्होंने न्यू फार्मूला मार्केट में री इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, अब जो लोग, वो प्रोडक्ट इतना सेल नहीं हुआ, हालांकि उसके पीछे अच्छी खासी इन्होंने प्लानिंग की थी, फिर उसकी बॉटल्स और टिन्स किस तरह के उन्होंने, और फिर मार्केटिंग कैंपेन अच्छी खासी चलाई, सब कुछ किया, मगर उन्होंने देखा कि लोगों ने उसको खरीदा ही नहीं, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट्स नहीं मिले। तो उनके मैनेजर्स ने बड़े क्विकली रिवर्स किया इस सारे को और दोबारा से कोका कोला क्लासिक के नाम से जो है कोक दोबारा इंट्रोड्यूस करा। अब अगर वही मैनेजर्स जो हैं अड़े रहते अपनी जगह पे कि हमने इतने महीने मेहनत की या ये प्रोडक्ट डिजाइन किया या सारा फार्मूला चेंज किया और हमने मार्केटिंग कैंपेन रन की, हम थोड़ा और अच्छा देख लेते, ये चल जाए, और अगर ना चलता और फिर हैवी लॉस में चले जाता। तो मैनेजर्स ने एक बड़ा अच्छा काम किया, क्विकली सब कुछ रिवर्स किया, कोका कोला क्लासिक के नाम से सेम पुराने फार्मूले को री इंट्रोड्यूस करा दिया।
ठीक है, ताकि इनकी जो कोक की टारगेट मार्केट है ये इनके पास। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। कहीं पे भी कोई भी गोल अगर आपने सक्सेसफुल बनाना हो या कुछ भी ऐसे, तो उसमें कम्युनिकेशन और पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होती है। कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, यानी विद इन डिपार्टमेंट में और विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी। ठीक है, तो वो अगर आपके गोल्स क्लियरली आपने कम्युनिकेट किए हों जो हाई लेवल मैनेजर्स है, मिडिल लेवल मैनेजर्स को और लो लेवल मैनेजर्स को, तो सबको पता होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ये गोल है, हमने ये 1 साल या 5 साल में अचीव करना है, जो भी उन्होंने टारगेट रखा होता है। इसी तरह ये है कि आप गोल तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है ना, आप मैक्सिमम लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर दो, हर एक को बताओ भी कि ये गोल है और हर एक को उसके अचीवमेंट के लिए उस प्रोसेस में इन्वॉल्व भी कर दो, पार्टिसिपेट कराओ, तो फिर सक्सेसफुल होता है, फिर गोल अचीव होता है। अदरवाइज अगर आपकी कम्युनिकेशन भी ठीक ना हो अक्रॉस द डिपार्टमेंट भी और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकली भी, तो फिर गोल्स अचीव नहीं हो, और अगर पार्टिसिपेशन ही लिमिटेड लोगों की हो तो वो अचीव नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, रिवीजन एंड अपडेटिंग। तो गोल्स को ये रिक्वायर्ड होता है कि वो कंसिस्टेंट भी हो, उनकी रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी हो रही हो, उनको अपडेट भी किया जा रहा हो सिचुएशन को देख के उस हिसाब से। जैसे कोक ने अपने गोल्स जो सेट किए हुए थे, जाहिर बात है कोई प्रॉफिट्स उन्होंने अचीव करने थे, तो उन्होंने रिव्यू किया, उनका चल रहा है नहीं चल रहा, अपडेट किया, और उन्होंने टाइमली जो है डिसीजन लिया। ठीक है, तो इस तरह गोल्स के लिए बड़ा ये रिक्वायर्ड होता है कि वो कंसिस्टेंट भी हो, उनकी रिवीजन भी हो रही हो, रेगुलर अपडेट भी हो रही हो, तभी वो अचीव होते हैं। फिर इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम है, अगर लोगों को जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से वो वैसा रिवॉर्ड सिस्टम रखा जाए तो लोग मोटिवेट होते हैं। एक चीज है ना, आपकी जरूरत है, अगर वो कह दें कि आप ये टारगेट कर लो आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो वो एम्प्लॉय जो है वो मेहनत करेगा। जैसे फर्स्ट करो, आप एग्जांपल ले लो आपके बहन भाइयों के बच्चों में या आपके छोटे बहन भाइयों में कोई हो, और उसको रिक्वायर्ड है, वो चाह रहा है कि उसे बाइसिकल मिले या कोई भी चीज, कोई भी आप सोच ले, इमेजिन कर ले, वो उसकी जरूरत है, और आप उसके लिए टारगेट रख दो कि ठीक है आप मेहनत करो और आप 10% इंक्रीज कर लो अपने मार्क्स या 20% इंक्रीज कर लो, तो उसे पता है इतनी सी मेहनत उसकी रेंज में वो कर लेगा, और अगर कर लेगा आप उसको वो रिवॉर्ड दे दो, तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है, सेटिस्फेक्शन भी होती है, अच्छा हमने इतनी मेहनत की, हमें ये चीज मिल गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब उसको चाहिए कुछ और आप उससे महंगी कोई और चीज दिला रहे हो, और उसकी तो जरूरत या उस तो पूरी नहीं ना हुई या उसकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए तो वो मेहनत करना बेकार गया। तो ये आप इस तरह इसको ले सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूजिंग गोल्स टू इम्प्लीमेंट प्लान्स, बेसिकली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं इसे, MBO, a formal goal setting process involving collaborating between managers and subordinates, the extent to which goals are accomplished। okay? एक ऐसी फॉर्मल गोल सेटिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो और वो मिलकर कोशिश कर रहे हो कि ये जो है गोल्स वो अचीव कर ले, तो इसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट है द नेचर एंड पर्पस ऑफ फॉर्मल गोल सेटिंग। इसका एक है टेबल में आपको रखा, ये है बेसिकली वो प्रोसेस क्या है, ये स्टेप्स देखिए जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग द फॉर्मल गोल सेटिंग आती है, जिसको आप गोल सेटिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड प्लान्स है, ये लीड करते हैं कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग एंड प्लानिंग को। ये आगे करते हैं कम्युनिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड प्लान्स। और फिर पीरियोडिक रिव्यूज होते हैं और फिर एवेल्युएशन होती है, और एवेल्युएशन में आप देखते हो आपका प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा, और आप दोबारा, अगर वो नहीं रहा, आप दोबारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे आ जाते हो। जो कम्युनिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्लान है, वो आप कैसे कर सकते हो, एक तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करके, ठीक है, फिर लोगों को आप गोल्स बता के, प्लान बता के, या काउंसलिंग करके, या रिसोर्सेस वगैरह जो है वो देके। जैसे एग्जांपल है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर वहां बाहर से कोई विजिटर्स आ रहे हैं, तो अब ये उनका गोल हुआ ना कि जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या है, उन्होंने दिखाना है कि वो बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं। अगर तो सिर्फ ऊपर के वाइस चांसलर या जो इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन तक बात है, वो अपने अपने काम, अपनी अपनी फाइलें ठीक करके बैठ जाएंगे, और जो जनरली पूरा राउंड ले रहे, चीजों को देख रहे हैं, उन्हें बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी। ठीक है, तो ये फिर सक्सेसफुल नहीं रहा। अब गोल ये है
कि आपका जो भी एवेल्युएशन आई है या जो भी विजिटर आया है आपका ये सक्सेसफुल रहे, तो वो कैसे होगा कि जब आप ऊपर मैनेजर से लेके वाइस चांसलर से लेके या प्रिंसिपल से लेके आप नीचे पीएन तक सबको बता दें कि ये हमारा विजिट आ रहा है या हम एवेल्युएट होने जा रहे हैं या जो भी है, तो उस हिसाब से हर बंदा फिर अपना काम परफेक्ट करेगा कि जब भी टीम आए या उसको देखने आए या वैसे ही राउंड लेने आए, तो हर एक को पता हो कि उसका ये काम रेडी हो, और उसका काम जब रेडी होगा, ठीक होगा, तो ओवरऑल वो विजिट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा जरूरी होता है कि आपने गोल्स पर क्लियरली कम्युनिकेट किए हों, बताए गए हों, ठीक है। फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गोल सेट किया है तो उसने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए, उसने अपने एम्प्लॉयज की काउंसलिंग भी की हो, अगर उसके एम्प्लॉयज में कुछ को लगता है कि ये अटेनेबल नहीं है, ठीक है, और जरूरत है उनका एटीट्यूड चेंज होने की, और आप उनकी टाइमली काउंसलिंग कर लो या उनसे इंडिविजुअल बुला के मीटिंग कर लो और उनसे फीडबैक ले लो, तो चीज मजीद जो है वो क्लियर हो जाती है। तो ये बेसिकली फॉर्मल गोल सेटिंग प्रोसेस। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिएगा। Managers are frequently criticized for focusing too much attention on the achievement of short-term goals. In your opinion, how much attention should be given to the long-term versus short-term goals? In an event of conflict, which should be given priority? Explain your answer. शॉर्ट टर्म गोल आपको पता है 1 साल के टाइम पीरियड का होता है, ठीक है। जो मीडियम लेंथ गोल्स होते हैं वो 5 to 7 years के होते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो 7 to 10 years के होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है, मैनेजर्स आर फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड फॉर फोकसिंग टू मच अटेंशन ऑन द अचीवमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स। तो इन योर ओपिनियन आपने अपने हिसाब से बताना है हाउ मच अटेंशन should be given to long term versus short term goals, and in the event of a conflict, अगर आपको दोनों में से कुछ चूज करना पड़े, what should be given priority? की तरफ चलते, नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर एप्लीकेशन। पिछला जो था वो क्वेश्चन फॉर एनालिसिस था, ये क्वेश्चन फॉर एप्लीकेशन है। From the internet, find information about a company's mission statement and goals. List the missions and some of its strategic, tactical, and operational goals. Explain the relationship you see among the goals at different level. ये मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था, जो मैंने आपको कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट लेके आया और हर स्टूडेंट लेके आया था, और उसने डिफरेंट कंपनीज की मिशन स्टेटमेंट शेयर की थी, और इतनी सारी नई कंपनीज का भी हमें पता लगा था जिसका कि हमें पहले नहीं पता था। तो जो ये है ऑफ मिशन, टेक्टिकल गोल, ऑपरेशनल गोल्स, ये एक्सटेंसिव एक्टिविटी है, ये आपको ढूंढने में टाइम लगेगा क्योंकि हर कंपनी ने अपने गोल जो है वो डिस्प्ले नहीं किए होते। जनरल गोल्स लिखे होते हैं या जनरल टारगेट लिखा होता है, बट सारे नहीं। उसके लिए आपको डीप डाउन जो है वो सर्च करना पड़ता है कि उनके जो भी क्या करना चाहिए, वो उन्होंने कोई रिपोर्ट बनी हो या कोई केस स्टडी हो तो उससे पता लगता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्लास में हैंडल कर लिया था हम लोगों ने, तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये है बिल्डिंग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल्स। एक केस स्टडी टाइप है जो आपकी स्क्रीन पे आएगी, इसको जूम इन करके देखिएगा। इसके ये बस ये 1 पेज ही है, ठीक है। ये आपके सामने इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल का एक एक्सरसाइज ओवरव्यू है, ठीक है। एक आप लोगों को क्या करना चाहिए, सिचुएशन दी गई है जिसमें आपने डिसाइड करना है, फैसला करना है कि आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, ठीक? ये देख लो और मुझे बताओ कि आप लोग क्या, आपका डिसीजन जो है वो क्या हो, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग स्किल, बिल्डिंग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, और अब हम जो है बिल्डिंग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है ये टास्क करेंगे। ये जो है 2 स्लाइड्स पे है, स्लाइड नंबर 14 एंड 15 पे है। तो मैं आप इसको आगे पीछे कर के टास्क क्या है, टाइम मैनेजमेंट स्किल रेफर टू द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज टास्क, टू वर्क efficiently and to delegate appropriately. This exercise asks you to apply your time management skill to the process of goal optimization. ठीक है, मैं पिछली स्लाइड करती हूँ। तो आपका एक्सरसाइज बैकग्राउंड क्या है? ऑल मैनेजर्स फेस a variety of goals, challenges, opportunities, and of course demand on their time. Juggling all these demands successfully require a clear understanding of priorities and a number of relating factors. You are about to learn just how difficult this task is because you are about to open your own business, a retail store in a local shopping mall. You are starting from scratch with no prior business connections,
but you do have a strong business plan and you are sure that it will work. In getting ready to open your business, you know that you need to meet and drop plans with each of the following parties. तो स्टूडेंट सिनेरियो ये है, आपके पास अनोखी यूनिक जो है कंटेंट्स ऐसी हो जो इसके लिए वो डिफरेंट। सो व्हाट इज स्ट्रेटेजी कराना मकसद है, इनकरेज करना मकसद है, तो उसमें पॉइंट आउट जो है कि नहीं तुम इस पॉइंट पे गलत हो या इस पे गलत हो, वो डिस्करेजमेंट नहीं मैं कर रही। तो जनरली आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हूँ, मोर और लेस आप लोग ठीक है, आप में से ऐसा कोई टोटली रॉन्ग जो है वो नहीं है। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट अभी बोली स्ट्रेस मैनेजिंग स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक प्लान जो है ये स्टार्ट करें। ये आपका न्यू चैप्टर है बुक का, मैनेजिंग स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो चैप्टर नेम डिफरेंट हो सकता है मगर कंटेंट सब बुक्स में, तीनों बुक्स में जो है वो सेम है। सो व्हाट इज स्ट्रेटेजी, किसी को आइडिया है? बेसिकली इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर accomplishing an organizational goal। ठीक है, आप अपनी हिकमत अमली नहीं बनाते, अपना प्लान बनाते हो कि हमारा ये गोल है, हमने इसको किस तरह अचीव करनी है। तो वो जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है ना उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ongoing management process aimed at formulating and implementing effective strategies, a way of approaching business opportunities एंड चैलेंजेस। ठीक है, ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। बुक को भी साथ रेफर कर लीजिएगा, इंटरनेट पे भी आप इसको सर्च करना चाहे तो ये कर ले। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑनगोइंग मैनेजमेंट प्रोसेस है। इसका टोटल एम ये है कि टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके लिए वो डिफरेंट अप्रोचेस अडॉप्ट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इज अ स्ट्रेटेजी दैट प्रमोट्स अ सुपीरियर alignment between the organization and its environment and the achievement of strategic goal। तो कोई भी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपको पता है वही स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसमें अलाइनमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट और उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स में। ठीक है, चीजें बेहतर तरीके से कम्युनिकेट की गई हो और चीजें अलाइंड हो। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होते हैं? डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस है, स्कोप है, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, डिस्टिंक्टिव सॉरी कंपिटेंस क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पोजेस्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपीटिंग फर्म्स। ठीक है, एक आपके पास अनोखी यूनिक जो है कंपिटेंस ऐसी हो जो हर एक के पास ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ टैक्सी सर्विस हुआ करती थी, बस सर्विस थी, ट्रेन भी थी, और वारान भी एक बस स्कीम विद इन सिटी जो है लोगों को लाने ले जाने के लिए। और फिर एकदम क्रीम आई। ठीक है, और करीम के थोड़ा डिफरेंस ये था कि उसमें आप जब गाड़ी में ट्रेवल करोगे तो उस पर टैक्सी नहीं लिखा हुआ होगा, वो ये येलो या ब्लैक कलर की नहीं होगी। तो वो इसी तरह लगेगा कि जैसे आप एक प्राइवेट ट्रेवल कर रहे हो, शोफर ड्रिवन गाड़ी है आपके पास। अगर आप उस तरह इसको देखना चाहो तो आप अपने पसंद की गाड़ी, पसंद का मॉडल उस तरह ले सकते थे। तो ये उनके पास एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस थी क्रीम के पास। या फिर कोई ऐसी डिलीवरी सर्विस हो जो ये क्लेम करती हो कि वो विद इन 24 आवर्स डिलीवर कर देगी या विद इन 4 आवर्स जो है डिलीवर कर देगी। ऐसे होता है ना डिफरेंट। जैसे टीसीएस का टीसीएस हाजिर है कि अगर आप बुला लो तो विद इन 1 आवर वो विद इन सिटी जो है आपको डिलीवर कर देंगे, आपके डोर स्टेप पे आ जाएंगे और आके आपसे चीज लेके जाएंगे। अब कोरियर सर्विसेज तो कितनी सारी है, मगर खुद कोई कोरियर सर्विस आपके गेट पे आए और आपसे पैकेज लेके जाए और फिर डिलीवर कर दे, तो ये एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस है उनकी। ठीक है, स्कोप को देखिएगा। व्हेन अप्लाइड टू स्ट्रेटेजी इट स्पेसिफाइज द रेंज ऑफ मार्केट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन विल कम्पीट। ठीक है, स्कोप जैसे कि आपको पता लग रहा है नाम से ही कि जो जगह जहाँ पे जो आपकी टारगेट मार्केट, उसको स्कोप कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपकी रेंज ऑफ मार्केट है। इसमें मैं आपको, जैसे कुछ फूड कंपनीज होती है ना जो बेकरी आइटम्स बना रही होती हैं, या कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ फूड जो प्रोसेस फूड है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, या कोई कंपनीज ऐसी होती है जो पेट फूड बिजनेस में काम कर रही होती है, कुछ सिर्फ चॉकलेट्स में कर रही होती हैं। ठीक है, तो कुछ ये उनकी भी एक स्पेसिफिक मार्केट होती है। कुछ शुगर फ्री आइटम्स बना रहे होते हैं, उनकी टारगेट मार्केट जो है वो डिफरेंट होता है, उनका स्कोप डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कुछ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स में डील कर रहे हैं
कुछ पेट फूड बिजनेस में डील कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, तो ये वो उन ऑर्गेनाइजेशंस का स्कोप ये है। रिसोर्स डिप्लॉयमेंट क्या है? हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स रिसोर्सेज अक्रॉस द एरिया इन विच इट कम्पीट। ठीक है, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी आपको पता है, और ये बेसिकली यूरोप में बिजनेस में उन जगह पे इन्वेस्ट करती है, ऑपरेट करती है, तो इसके हर जगह डोमेस्टिक मार्केट जो है वो डिफरेंट है, मगर ये लेटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करती है, इसको वहां से प्रॉफिट ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शो करती है कि उनकी रिसोर्स डिप्लॉयमेंट उस स्पेसिफिक एरिया में। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स है, इसमें बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है। नाम से जैसे आपको बस पता लग रहा है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या है? दिस सेट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, स्ट्रेटेजिक भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक भी कहते हैं इसको लोग। दिस सेट ऑफ स्ट्रेटेजिक alternatives from which an organization chooses as it conduct business in a particular industry or market, तो उसको business level strategy कहते हैं। ठीक है, और अगर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसमें पूरा कॉर्पोरेट आपका इन्वॉल्व है अक्रॉस सेवरल इंडस्ट्रीज, सेवरल मार्केट, तो उसको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कहते हैं। जैसे आपकी टेलीनॉर जो है ये मल्टीनेशनल है, डिफरेंट मुल्कों में ऑपरेट कर रही है, डिफरेंट मुल्कों में काम कर रही है। अगर ये कोई अपनी ये पूरी कॉर्पोरेशन अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना लेती है जो एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, डिफरेंट जगह पे जहाँ पे ये ऑपरेट कर रही है, सब जगह वो सेम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करे, तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी हो जाती है। ठीक है, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी ये कि जैसे जब पाकिस्तान में यूफुन यहाँ पे काम कर रहा है और वो सोच रहे कि ये जो टारगेट मार्केट है आपकी साउथ ईस्ट एशिया की, इस पे आपने ये स्ट्रेटेजी लगानी है, या ये रेट्स, कॉल रेट्स प्रोवाइड करने हैं, या इधर चूंकि फेसबुक, टिकटॉक और बाकियों का की तरफ इन एप्स, सोशल मीडिया एप्स के यूजेज की तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान है, तो वो वाले पैकेजेस इंट्रोड्यूस करा ले, तो ये स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से जो वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, जिसमें वो एक मार्केट डील कर रहे, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट जगह पे ऑपरेट कर हिसाब से जो वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, जिसमें वो एक मार्केट डील कर रहे, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट जगह पे ऑपरेट कर रही है, मतलब मल्टीपल उसके अक्रॉस क्या कहना चाहिए इंडस्ट्रीज काम कर रही है, वो सब जगह एक सेम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना चाहे, तो वो कॉर्पोरेट लेवल होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मल्टीनेशनल्स होती है जो डिफरेंट जगह पे ऑपरेट कर रही होती है, जरूरी नहीं है कि ये एक टाइम में एक ही स्ट्रेटेजी बना के हर कॉन्टिनेंट में वही इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, ये लोग कॉर्पोरेट लेवल इनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, और मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी इनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जो टेलीनॉर यूरोप में यूज कर रहा है या अरब में यूज कर रहा है, उसके एक डिफरेंट साइड पे वो इंक्लाइंड होगा, उसके और टारगेट होगा, और जो पाकिस्तान में कर रहा है उस साइड बात है, ये टारगेट मार्केट डिफरेंट है। तो ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एरिया के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बना लें, बिजनेस स्ट्रेटेजी जो उस एरिया में काम कर रहे। ठीक है, तो जब वो ऐसा करेंगे, इंडिविजुअली मार्केट को हैंडल करेंगे, तो फिर बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी हो जाएगी। और अगर वो स्ट्रेटेजी बना के अक्रॉस ऑल कंट्रीज उसको इम्प्लीमेंट करते, जहां जहां भी उनकी आउटलेट्स है, डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन नाम से आपको पता लग रहा है, the set of processes involved in creating or determining the strategies of the organization in it focus on the components of strategy। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन सिंपल वर्ड्स में स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है उसको, ठीक है, फॉर्मुलेट कैसे करना है, स्टेप्स कौन से होंगे, किन एरियाज पे आपने फोकस करना है, किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों को आपने प्रायोरिटाइज करना है। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन भी यही है कि वो जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है बेहतर तरीके से, ताकि ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट आप रिजल्ट्स ले सको। ठीक है, the methods by which strategies are optimized or executed within the organization, it focuses on the process through which strategies are achieved. Deliberate strategy, a plan or action that an organization chooses and implement to support specific goal, उसको आप deliberate strategy कहते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी आ गई या कोई इस टाइप का
ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिनेरियो आ गया जिसके लिए उसको एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी, ठीक है, उस एक स्पेशल जो इवेंट उसको हैंडल करने के लिए, तो उसको फिर डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी कहेंगे, ठीक है। इमर्जेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? अ पैटर्न ऑफ एक्शन that develops over time in an organization in the absence of mission and goal और डिस्पाइट मिशन एंड गोल, ठीक है। अगर बड़े लंबे अरसे के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का गोल या मिशन सेट नहीं किया गया और वो डेली रूटीन पे बस ऐसे ही चल रही है कि ठीक है पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, वो एक पैटर्न पे चली जा रही है, तो उसका इमरजेंट स्ट्रेटेजी जो है वो कहेंगे, ठीक है। इसकी मैं जैसे फर्स्ट करें कि कोई बंदा अगर एक शॉप बनाता है और वो उसका सिर्फ टोटल यही है कि 3 टाइम का खाना चलता है, वो आराम से उसी रूटीन में लगा हुआ है, तो वो वही चीजें वही प्रैक्टिसेस रिपीट करता रहेगा। एक बंदा है जिसने सोचा कि उसने 3 मजीद आउटलेट्स बनानी है और सेम सिटी में बनानी है, तो वो फिर मेहनत करेगा, फिर मार्केट सर्च करेगा कि कौन सी चीज जो है वो कस्टमर ज्यादा ले रहे हैं, इस मार्केट में इस चीज की वैल्यू ज्यादा है, अगर मैं सेम बिजनेस वहां एक और शॉप ओपन करके चला लूं तो क्या वो भी चल जाएगी। तो ये जो इस टाइप की होती है इसको जो है इमरजेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है। फेमस स्वॉट एनालिसिस है, ठीक है, यूजिंग स्वॉट एनालिसिस टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजीज। स्वॉट एनालिसिस जैसे SWOT आपको पता है, S से स्ट्रेंथ है, W से वीकनेस है, O से अपॉर्चुनिटीज है, T से थ्रेट्स है। बेसिकली आप एक ग्रेड बनाते हो, देखो ये जो आपके सामने एक बनी हुई है, अगर इसे आप जूम इन करके देख लो तो लेफ्ट साइड पे टॉप पे स्ट्रेंथ है जिधर मेरा कर्सर है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रेड बनाते हो जिसमें एक साइड पे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे आप स्ट्रेंथ लिखते हो, ठीक है। फिर राइट मोस्ट कॉर्नर जो है वहां पे आप अपॉर्चुनिटीज लिखते हो, फिर उसके नीचे राइट मोस्ट कॉर्नर बॉटम में जो है उसमें आप थ्रेट्स लिखते हो, और जो लेफ्ट मोस्ट आपका कॉर्नर बॉटम में बन रहा है उधर वीकनेस लिखते हो, ठीक है। अभी कोई भी बिजनेस है, आप उसका शॉर्ट एनालिसिस कैसे करोगे कि आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ्स क्या है वो आप लिखोगे, ठीक है। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस इसमें आ जाती होती है, ठीक है। फिर आप अपॉर्चुनिटीज लिखोगे कि आपको क्या क्या इस मार्केट में बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज है, फिर थ्रेट्स लिखोगे, फिर वीकनेस लिखोगे। इस तरह आप इस सारे का ना एनालिसिस करोगे, तब जाके एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनती है, ठीक है। एवेलुएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स में हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो बेसिकली अ स्किल or capability that enables an organization to conceive of and implement its strategy. तो उसको organizational strategy कहते हैं। Common strengths क्या हुई? A skill और capability held by numerous competing firms. तो उसे कहते हैं कि फिर ये common strength है। जैसे अगर आप कपड़ों का फर्म ले लो, जुनैद जमशेद, निशात, गुल अहमद, ये सारे, तो और आप में अगर इनमें कोई कॉमन स्ट्रेंथ ये कि लेट्स से इनके कपड़ों का रंग नहीं उतरता और ये ड्यूरेबल है, मतलब इनकी क्वालिटी सही है, तो अब ये होगी कॉमन स्ट्रेंथ। अब अपने कस्टमर अट्रैक्ट करना है, अब आप कुछ उसको अलग से डिस्टिंक्टिव ऑफर करोगे तो वो आपके पास जाएगा, वरना उसके लिए तो निशात मीन है, गुल अहमद, जुनैद जमशेद सब बराबर है क्योंकि सबकी क्वालिटी सेम है कपड़े की, ठीक है। तो एक चीज जो कॉमन हो जाती है उसको कॉमन स्ट्रेंथ कहते हैं। ये मैंने आपको वैसे ही जूम करके एग्जांपल दिए, वरना जुनैद जमशेद और गुल अहमद की क्वालिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया, नहीं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और कॉमन ये बताया। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस क्या होती है? सॉरी, इट्स अ स्ट्रेंथ पोसेस्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपीटिंग फर्म्स, ठीक है, किसी किसी के पास वो कॉम्पिटेंस होती है, ठीक है। जैसे अगर कोई कंपनी है वो स्पेशल इफेक्ट्स ले आए, सिनेमिक आर्ट कुछ इस तरह का इंट्रोड्यूस करा दे, मतलब एक अलग से अनोखी चीज इंट्रोड्यूस करा दे, तो उसको डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे वैसे तो पता नहीं मेल स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, पर चले मैं ये एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे बरीजे ने इंट्रोड्यूस कराया था एक दफा अपनी कलेक्शन में, साथ ज्वेलरी भी दे रहे थे सबको, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज जब बात कर रही होती है तो वो बड़े मेन और मेजर चीजों पे जो है compete कर रही होती हैं। उनका वो या प्राइसिंग पे compete कर रही होती हैं, ठीक है, या क्वालिटी पे compete कर रही होती हैं, या एडिशनल चीजें जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उस पर कर रही होती है। तो ऐसे हर एक का ऑर्गेनाइजेशन का ना एक अलग डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका
इमिटेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस। तो इसमें स्ट्रेटेजिक इमिटेशन होती है और सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। स्ट्रेटेजिक इमिटेशन क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ डुप्लीकेटिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस एंड देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग अ वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी। यानी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी, उसके जो उसमें यूनिकनेस थी, आपने उसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैसी चीज करना शुरू कर दी, और आपको लगा कि वो वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी, उसको फायदा हो रहा है तो आपको भी हो जाएगा। तो ये हुआ स्ट्रेटेजी इमिटेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इमिटेशन। सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है? दैट एग्जिस्ट आफ्टर ऑल अटेम्प्ट्स एट स्ट्रेटेजिक इमिटेशन हैव सीज्ड। तो फिर आप उसे कहते हो कि ये सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज। एवेल्युएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस। पहले हमने स्ट्रेंथ्स देखी स्टूडेंट्स, अभी हम वीकनेस देखेंगे। वीकनेस में ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस भी आता है और कंपेटिटिव डिसएडवांटेज भी आता है। ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस क्या होता है? अ स्किल और कैपेबिलिटी दैट डज नॉट एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू चूज एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी दैट सपोर्ट्स इट्स मिशन। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस हो सकती है। Competitive disadvantage क्या है? Situation in which an organization is not implementing valuable strategy that are being implemented by competing organizations. ठीक है, next है evaluating organizations opportunities and threats. तो opportunities क्या हुई? Organizational opportunities, an area in the environment that if exploited may generate higher performance. आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है कि अगर आप इसको करोगे इस तरह तो वो आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट क्या हुआ? एन एरिया इन द इन्वायरमेंट दैट इंक्रीजेस द डिफिकल्टी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग हाई परफॉर्मेंस। तो वो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल थ्रेट हो जाता है। खैर ये टास्क करते ना, यहाँ पे आपका लेक्चर क्लोज हो रहा है। टास्क क्या है? What do the letter SWOT represents when conducting a SWOT analysis? तो वो सिंपल है। S से स्ट्रेंथ है, W से वीकनेस है, O से अपॉर्चुनिटीज है, T से थ्रेट है। ठीक है, under what circumstances might a firm find its advantage? Okay students, thank you very much for attending the class. Allah Hafiz, have a nice week.